सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 30 अक्टूबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। पहले पृष्ठ में जनगणना को लेकर खबर है। अगले साल जनगणना होने की और फिर परिसीमन होने की बात करी गई है। काफ़ी विलंब के बाद दशकीय जनगणना काव्यात और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण को अद्यतन करने का काम 25 की शुरुआत में प्रारंभ होने की संभावना है और इसके आंकड़े 26 तक घोषित किए जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया कि सामान्य जनगणना के साथ साथ जाति आधारित जनगणना भी की जाएगी या नहीं। जनगणना पूरी होने के बाद सरकार निर्वाचन क्षेत्रों को के पुनः निर्धारण के लिए परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी और सूत्रों ने बताया है कि इसके बाद महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। तो ये आने वाले समय में हमें दशक की जनगणना और जातीय जनगणना समय पे होने की उम्मीद है 2025 में। अगली खबर है स्पेन के आपके राष्ट्रपति भारत दौरे पे आए हुए हैं और उन्होंने वडोदरा गुजरात में एक नया एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट का उद्घाटन करा है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज। आगे बढ़ते हैं। संपादकीय में आज बात करी है फसलों के मूल्य निर्धारण का द्वंद्व और शुरू करेंगे कल मेधा से। लिखते हैं विक्टर ह्यूगो, सामाजिक संपन्नता का अर्थ है कि मनुष्य सुखी हो, नागरिक स्वतंत्र हो और राष्ट्र महान हो। विक्टर ह्यूगो। फसलों के मूल्य निर्धारण का द्वंद्व। अमित बैजनाथ गर्ग साहब कहते हैं, हाल में केंद्र सरकार ने रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में न्यूनतम 130 और अधिकतम 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। मतलब न्यूनतम आपका 130 और अधिकतम 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। गेहूं की एमएसपी में 150 रुपये और सरसों के दाम प्रतिकूल कुंतल 300 रुपये बढ़ाया गया है। गेहूं में आपका 150 रुपये और सरसों के दाम प्रति कुंतल 300 रुपये बढ़ाया गया है। इसी तरह मसूर के दाम में 275 रुपये वृद्धि की गई है। सरकारी दर पर रबी फसलों की खरीद बिक्री का सत्र अप्रैल 25 से शुरू होगा। खास बात यह है कि अधिकतर फसलों की एमएसपी अब लागत के लगभग 1.5 गुना हो चुकी है, जिसकी मांग किसानों की ओर से लगातार हो रही थी। सरकार की ओर से एमएसपी ने अब तक 30 फसलों को शामिल किया जा चुका है। न्यूनतम समर्थन मूल्य दरअसल सरकार द्वारा किसानों से तय दर पर फसल खरीदने की गारंटी है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसल पर कम से कम एक निश्चित राशि देना है। एमएसपी की वजह से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है। देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसीलिए होता है कि किसानों को उनका जो उत्पादन करा गया है वो मार्केट में अगर सर्टेन अमाउंट पे सेल नहीं हो पा रहा तो न्यूनतम इतने में लिया ही जाएगा आपका कॉरपोरेशन के द्वारा। एमएसपी की शुरुआत 1967 में हुई थी, तो ये आप ये याद रखिएगा कि कब शुरुआत हुई थी आपकी 1967 में। इसे तय करने के लिए कृषि लागत एवं इसमें कौन सी कमेटी डिसाइड करती है कि कितना कितना अमाउंट हो, कितना में लिया जाएगा, वो है CACP, है ना। CACP कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रपट के इस्तेमाल किया जाता है। CACP उत्पादन लागत बाजार के रुझान और मांग आपूर्ति के हिसाब से एमएसपी तय करता है। इसमें फसल उत्पादन के लिए किसानों के नकदी खर्च के साथ साथ पारिवारिक श्रम का भी हिसाब लगाया जाता है। एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलता और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलता है। असल में एमएसपी को लेकर किसानों ने कई बार आंदोलन किया है। वह हर फसल को एमएसपी पर खरीदने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए पिछली बार उन्होंने लगभग सभी फसलों की एक सूची सरकार को सौंपी है थी। किसान संगठन कहते हैं कि सरकार फसलों के विविधीकरण पर जोर दे रही है, लेकिन ये सरकार के रुख पर निर्भर करता है। किसान चाहते हैं कि सरकार फसलों के लिए जो एमएसपी घोषित करती है उसी गारंटी दी जाए। तो किसानों की भी बहुत ही वाजिब डिमांड है, उनकी मांग है। किसानों को फल सब्जी उत्पादन और मवेशी तथा मछली पालन के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
ताकि उनकी आय के नए साधन भी बनते रहें। उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आड़ में किसानों को कंपनियों के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अब सरकार एक और नया स्कीम चालू करा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से, जो कि आज से नहीं हज़ारों सालों से, 1000 साल तो ज़्यादा हो गया, कई सालों से चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, कंपनीज़ किसान से टाई अप कर लेती हैं और उनसे डायरेक्ट परचेज़ करती रहती हैं, चाहे वो फूड सेक्टर वाली कंपनीज़ हों या कोई भी हो। वहीं कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि एमएसपी व्यवस्था का दबदबा नवाचार को हतोत्साहित हुआ करेगा। इससे किसान सरकारी व्यवस्था पर निर्भर होकर रह जाएंगे और जोखिम लेने से डरेंगे। इसलिए किसानों को गेहूं और चावल की एमएसपी खरीद के चक्र में से छुटकारा दिलाने की ज़रूरत है। एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों का अहित करेगी। उनका दावा है कि अगर स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक फसलों के दाम बढ़ेंगे तो खाद्य वस्तुओं के दाम 25 से 30% बढ़ जाएंगे और सरकार के लिए महंगाई पर नियंत्रण बेहद कठिन हो जाएगा। वहीं किसानों का कहना है कि उनकी फसल की पूरी खरीद की जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। तो किसान यही कहते हैं कि हम भैया इतनी मेहनत से बना रहे हैं, इस मार्केट में सेल नहीं हो पा रहा किसी कारण से, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमसे खरीदें। आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का एक अध्ययन बताता है कि खेती की कीमत को कृत्रिम रूप से कम रखने की पक्षपाती सरकारी नीतियों के कारण देश के किसान सन 2000 के बाद से लगातार घाटा उठा रहे हैं, जिसने किसानों को लगातार गरीबी रेखा से नीचे रखा हुआ है। रपट आगे कहते हैं कि पक्षपातपूर्ण सरकारी नीतियां और कृषि कीमतों के कारण देश के किसानों को वर्ष 22 से 14 लाख करोड़ रुपए और 2017 के दौरान 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस बारे में कृषि विशेषज्ञ का कहना है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ बाजारी मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित करेगी, जिससे किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सकेगा। उन्हें बेहतर कृषि उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो साथियों, ये आपके एमएसपी को लेके बहुत ही बढ़िया लेख लिखा है, और बहुत सारी बातें करी हैं इसमें कि कैसे एमएसपी का शुरुआत हुई। हमने जाना कि एमएसपी की शुरुआत 1967 में हुई थी और इसे कौन निर्धारित करता है, कैसे तय होता है, ये सीएसीपी करती है। आगे जाना कि ये किसानों को सुरक्षित रखती है किसी भी प्रकार के अपने उत्पादन को वेस्ट करने से, जो उन्होंने प्रोडक्शन करा होता है। मगर कृषि में भी चल रहा है, वर्तमान में असमंजस का दौर चल रहा है, तो इसके लिए सरकार कई नीतियों के माध्यम से किसानों को ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम की तरफ केंद्रित कर रही है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, मछली पालन, कीट पालन वगैरह वगैरह, मधुमक्खी पालन और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप कर लेना। जो रेस्टोरेंट कंपनीज होती हैं, आपकी फास्ट फूड वाली कंपनीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे सरकार जोर दे रही है। और इसी के साथ साथ ये लेख थोड़ा सा ये हमारा ध्यान उस दिशा में भी केंद्रित करता है जहाँ पे हमको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एमएसपी होना कहीं ना कहीं डेवलपमेंट, नवाचार, इनोवेशन को दबा रहा है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि कैसे एमएसपी को ख़त्म कर देना चाहिए, उसे एक तरीके से आप बैसाखियों पे ही चला रहे हैं सिस्टम को। ऐसा ये लेख हमको बताने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही ओवरऑल ओवरव्यू देने का हमें प्रयास करा है गर्ग साहब ने। ऐसे ही बढ़ते हैं आगे अगले आर्टिकल्स की ओर। सामरिक सामर्थ्य। आजकल के देश की सामरिक शक्ति का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि उसकी वायुसेना के बड़े बेड़े में कितने अत्याधुनिक युद्धक विमान हैं, कितनी दूर तक मिसाइल दागने और दुश्मन की मिसाइलों को भेदने की उसकी क्षमता है। युद्ध क्षेत्र में वह कितनी तेज़ी से अपने सैनिकों की तैनाती कर सकता है, हथियारों और गोले बारूद की पहुंच सुनिश्चित कर सकता है। इस मामले में भारतीय वायुसेना की सामर्थ्य लगातार बढ़ रही है। C-295 विमानों को अपने ही देश में तैयार करने की सरकार की तैयारी इसका अगला चरण है। वायुसेना को लंबे समय से शिकायत रही है कि उसके बेड़े में युद्धतक और मालवाहक विमान पुराने पड़ चुके हैं, जिसके चलते वह अपने दुश्मन को ठीक से चुनौती दे पाने में सक्षम नहीं हैं। इसी के मद्देनज़र रफ़ाल विमानों की खरीद की गई थी। स्वदेशी तकनीक से हथियारों के निर्माण पर बल दिया गया। अब 56 C-295 विमानों के निर्माण से वायुसेना को आयुध सामग्री पहुंचाना, सैनिकों और चिकित्सा सुविधाओं की त्वरित व्यवस्था सुनिश्चित करने में काफ़ी मदद मिलेगी।
तो ये हमारी गुजरात के वडोदरा में एक नया प्लांट लग रहा है टाटा का। इसमें हम एयरक्राफ्ट बनाएंगे जो कि हमारी सेना का बहुत ही मदद करेगी। चाहे वो हैवी डिप्लॉयमेंट हो आर्मी का, या हैवी इक्विपमेंट्स को ले जाना हो एक जगह दूसरी जगह, या जो ह्यूमैनिटेरियन एड होती है ना, आपकी उसको ले जाने में। तो ये होने से देश को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्थिक जगत में और अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या चल रहा है। साल दर साल बढ़ रही ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो कि चिंताजनक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की नई रिपोर्ट से जानकारी मिली है कि WHO के वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन के अनुसार 23 के दौरान बड़े पैमाने पर वनस्पतियों को जलाए जाने से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन तथा वनों द्वारा कार्बन अवशोषण में संभवतः कमी के साथ साथ मानव और औद्योगिक गतिविधि से इसमें वृद्धि हुई है। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। अब वर्ष 23 में कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक औसत सतह सतह सांद्रता 420 भाग प्रति मिलियन ppm, मीथेन 1934। और आने वाले समय में हमारी एयरफोर्स और बेहतर तरीके से अपने मिशंस कर पाएगी और इसका फ़ायदा पूरे सेनाओं को पड़ेगा, तीनों सेनाओं को पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों में। उत्सर्जन बेलगाम, तापमान वृद्धि रोकने मुश्किल। ये चिंताजनक रिपोर्टें हैं जो कि हमें थोड़ा-सा उस सच्चाई की तरफ ले जा रही हैं जो कि हम सब जानते हैं, मगर कहीं न कहीं सभी राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन संबंधित प्रयास अभी भी कम हैं। मौजूदा राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाएं उन आवश्यक उपायों से कोसों दूर हैं जो वैश्विक तापमान वृद्धि को, अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाने और अरबों लोगों के जीवन एवं आजीविका को नष्ट करने से रोकने के लिए अहम हैं। देशों को फरवरी 25 में अगले दौर की राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाएं पेश करनी है, जिसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों और महत्वाकांक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि देखनी चाहिए। यह कार्य योजनाएं भले ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित की जाती हैं और सभी के लिए उपयोगी नहीं होती, लेकिन इनमें उत्सर्जन में कमी के नए महत्वाकांक्षी लक्ष्य होने चाहिए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। आप सभी को शुभ दीपावली। धन्यवाद।